हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लोजर लुक कबीर के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अ क्लोजर लुक ऑन बाबा गुरु नानक देव। ठीक है, बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में देखेंगे हम कि उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने काम किए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। स्टार्ट करते हैं। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक 1469 टू 1539 देन अबाउट कबीर। तो हमको और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा बाबा गुरु नानक के बारे में, जिनका जन्म 1469 में हुआ और 1539 तक रहे, कबीर से भी ज़्यादा। बॉर्न एट तलवंदी ना, नानकाना साहिब इन पाकिस्तान। कहाँ पर जन्म हुआ था उनका? तलवंडी में, नानकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है इस टाइम। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर स्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि। ठीक है, तो उन्होंने बहुत लंबा एरिया ट्रेवल किया और अपना एक सेंटर इस्टेब्लिश किया करतारपुर में, जो कि किस नाम से है? डेरा बाबा नानक, जो कि रवि नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो क्या है, रवि नदी के किनारे उन्होंने डेरा बाबा नानक के नाम से एक अपना सेंटर स्थापित कर दिया था। अ रेगुलर वर्शिप that considered of the singing of his own hymns was established there for his followers, irrespective of their former creed, caste, or gender. His followers ate together in the common kitchen langar. The sacred space thus created by Baba Guru Nanak was known as Dharamsal. इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा। ठीक है, अब उन्होंने जो सेंटर बनाया वहाँ पर क्या हुआ कि वो अपने द्वारा बनाए हुए जो गाने वगैरह थे उनको गाते थे और अपने फॉलोवर्स को सुनाते थे। और उनके यहाँ के जितने भी फॉलोवर्स थे वो किसी भी प्रकार के कास्टिज्म और जेंडर को नहीं मानते थे। सभी लोग एक साथ में खाना खाते थे सेम किचन में, जिसको उन्होंने नाम दिया लंगर। ठीक है, और जो स्पेस था, गुरु नानक ने जो अपने लिए स्पेस बना रखा था उसको नाम दिया गया था धर्मशाल। ठीक है, जिसको अब हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर। हिज नेम वॉज लहना, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, signifying that he was a part of Baba Guru Nanak himself. Guru Angad compiled the compositions of Baba Guru Nanak, to which added his own in a new script known as Gurmukhi. क्या हुआ कि बिफोर डेथ, मतलब कि गुरु नानक जी जब एक्सपायर होने वाले थे उसके पहले उन्होंने अपने एक सक्सेसर को अपॉइंट कर दिया, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं वो आगे भी लोगों तक पहुंचती रहे। उसका नाम था लहना, लेकिन वो फेमस किस नाम से हुआ? गुरु अंगद के नाम से। और उसमें ये माना जाता था कि वो बाबा गुरु नानक देव जी का एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक जी के द्वारा दिखाई गई सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा और लोगों को समझाया, जिस उस स्क्रिप्ट का नाम दिया गया गुरमुखी। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, नाम दिया गया उसका गुरमुखी। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो wrote under the name of Nanak, and all of their composition were compiled by Guru Arjan in 1604। ठीक है, और जो उनके बाकी के तीन सक्सेसर और थे गुरु अंगद जी के, उन्होंने भी नानक के नाम पर बहुत सारे कंपोजिशंस लिखे, जिनको गुरु अर्जन ने 1604 में आकर क्या किया? कंपाइल्ड कर दिया। टू दिस compilation were added the writings of other figures like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ये जितनी भी राइटिंग्स थी इनके लिए क्या हुआ कि और भी लोग इससे आगे आ गए, जैसे कि शेख फरीद थे, संत कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर, इनका भी नाम आगे आना शुरू हो गया। इन 1706 दिस compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru गोविंद सिंह। और 1706 में जितने भी ये कंपिलेशन थे इन सभी को ऑथेंटिकेट किया गुरु तेज बहादुर जी के बेटे, और उनका ही सक्सेसर, उनका बेटा ही उनका सक्सेसर बना, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। इसी जो पूरी बुक उन्होंने कंपाइल्ड करके बनाई, इसी का नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब।
जो कि सिख लोगों की एक पवित्र किताब है। ठीक है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। तो गुरु नानक जी के जितने भी फॉलोअर्स थे 16th सेंचुरी में, वो बहुत ज़्यादा होते चले आ रहे थे, क्योंकि उनके जितने भी सक्सेसर्स थे वो उनके द्वारा बताई गई सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे थे। दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेड्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेटेड। ठीक है। वो ऐसा नहीं था कि जरूरी हो कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के ही हो, अलग अलग ट्रेड के भी लोग थे, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट थे, आर्टिशंस थे, क्राफ्टमैन थे, ये सभी लोग उसमें थे। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक insistence that his follower must be householder and should adopt productive and useful occupation. Full stop. They were also expected to contribute to the general funds of the community of followers. ठीक है। और साथ ही साथ में उनका मानना ये था कि जितने भी फॉलोअर्स हैं सभी के पास में रहने योग्य घर होना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्टिव चीज़ें होनी चाहिए और ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा जरूर होना चाहिए, ताकि वो और लोगों की मदद करने के लिए भी दान पुण्य कर सकें। ठीक है। बाय द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। ठीक है। तो 17th सेंचुरी की शुरुआत में रामदासपुर अमृतसर में एक सेंट्रल गुरुद्वारा बनाया गया जिसका नाम दिया गया हरमंदर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state। ठीक है। अब ये जो गुरुद्वारा बनाया था ये किस प्रकार का था? सेल्फ गवर्निंग, मतलब कि खुद ही उसकी व्यवस्थाएं लोग बाग सिख कम्युनिटी के लोग खुद ही लोग कर रहे थे अपने आप में। हाँ, तो कैसा उन्होंने एक स्टेट बना दी जिसमें वो सेल्फ गवर्निंग कर रहे थे, मतलब कि खुद ही अपने हिसाब से चीज़ों को संभाल रहे थे और काम व्यवस्थाएं कर रहे थे। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज ए पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। ठीक है। तो मुगल एम्परर जो जहांगीर था उसने क्या देखा कि यार ये तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उन्होंने गुरु अर्जन को सजा देने की ऑर्डर दे दिया 1606 में। द सिख मूवमेंट begin to get politicized in the 17th century, a developed which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of the Sikh called the Khalsa Panth become a political entity। ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो सिख मूवमेंट था 17th सेंचुरी में पॉलिटिसाइज्ड हो गया, मतलब कि पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और इनके पूरे ग्रुप को क्या किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा नाम दे दिया गया खालसा 1699 में। और ये जो सिख कम्युनिटी थी आगे जाके खालसा पंथ के नाम से बहुत ही मजबूती से सबके सामने पेश हुई। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। तो जो जितनी भी चेंजिंग हिस्टोरिकल कंडीशन हमने देखी 16th और 17th सेंचुरी की, उसने क्या किया? सिख लोगों का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट पेज देखेंगे आगे। द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो जो आइडिया थे गुरु नानक जी के, उसने क्या किया? शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया लोगों के ऊपर, जिसके वजह से उनका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड, और उन्होंने लोगों से बोला कि सिर्फ एक ही भगवान को मानिए। ठीक है। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इररेलीवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट रादर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। क्या कहना था उनका? देखिए, उनका कहना ये था कि अगर हम कास्ट, क्रीड और जेंडर के पीछे ही पड़े रहेंगे तो हमको कभी भी इन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ठीक है। हम इन्हीं चीज़ों का पीछा करते रहेंगे। लेकिन उनका आइडिया ऑफ लिबरेशन हकीकत में ये था
कि इन चीज़ों का पीछा ना करें और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट लाएं अपने अंदर कि इन चीज़ों को ना मान के हम हर व्यक्ति को इक्वल समझेंगे। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम दान एंड स्नान for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of other and purity of conduct. उन्होंने कुछ वर्ड का यूज़ किया, कुछ टर्म्स का यूज़ किया। टर्म्स थे नाम, दान और इंसान, स्नान। स्नान इन सभी का मतलब क्या था हकीकत में? नाम का मतलब था कि राइट वर्शिप, सही पूजा करना। दान का मतलब था वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों का भला करना। और स्नान का मतलब था प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब कि अपने अंदर प्योरिटी लेकर आना, शुद्धता लाना। हिज टीचिंग आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चकना। ठीक है, अब उनकी जो ये टीचिंग्स थी, इसको अब किन नामों से जाना जाता है? नाम जपना, कीर्त करना और बंद चखना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping other। हकीकत में उनकी जो ये राइट बिलीव्स थी, वो हकीकत में क्या दिखाती थी हमको? कि आप सही वर्शिप करें, ऑनेस्ट लिविंग जिए, ऑनेस्ट लाइफ जिए और दूसरों की मदद करते रहें। दस बाबा गुरु नानक idea of equality had socially and politically implications. This might partially explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak। ठीक है, तो ये सारी जो उनकी एक्सप्लेनेशन थे बाबा गुरु नानक जी के, ये भी एक तरीके से देखे जाएं तो जो मेडिएवल सेंचुरी में हमने जो पहले के लोगों के एक्सप्लेनेशन पढ़े, जैसे कि कबीर हुए, रविदास जी हुए, दादू हुए, इन सभी का भी सोच एक प्रकार से यही थी। घूम फिर के सोच इन लोगों की भी वहीं आ रही थी जहाँ गुरु नानक जी की आ रही थी। क्या? कि हमको इस प्रकार से जीना है कि लोगों का भला करके जिए, है ना, ऐसे नहीं कि अपना ही अच्छा सोचना है और हकीकत में सिर्फ एक गॉड को माने और सभी के पीछे ना भगते फिरें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये वो ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आगे देखेंगे हम लोग।